हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजीव रंजन आपका स्वागत करता हूं उजोत ई लर्निंग के परिवार में। बच्चों, मैं आपका भूगोल का शिक्षक आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक चैप्टर जिसका नाम है आपका भारत संसाधन एवं उपयोग। क्या बच्चों? भारत संसाधन एवं उपयोग। बच्चों, जहां हम लोग रह रहे हैं या अपने आप जो आप शहर में रह रहे होंगे, गांव में रह रहे होंगे, आप कहीं भी रह रहे होंगे, तो आप कुछ न कुछ संसाधन का उपयोग कर रहे हैं। तो बच्चों, आइए हम लोग जानते हैं संसाधन क्या होता है, हम लोग संसाधन का उपयोग कैसे करते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज संसाधन। बच्चों, आपका उजोत.इन ई लर्निंग एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे शिक्षक आपको अच्छे तरह से सभी सब्जेक्ट को समझाएंगे और अच्छे से अच्छे नंबर आप लाइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग पढ़ते हैं संसाधन, रिसोर्स किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए हम लोग समझते हैं संसाधन किसे कहते हैं। अगर आप बच्चों मोबाइल चला रहे हैं तो वो भी एक संसाधन है। मैं आपको एक पढ़ा रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, वो भी एक संसाधन है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो एक संसाधन के माध्यम से भी जाते हैं। बच्चों, क्या पहले जमीन नहीं थी? पहले भी थी, मगर हम लोगों ने उनमें कुछ तकनीकी रूप से चेंज किया और उन पे एक सड़क बनाया। ठीक है, रोड का निर्माण किया, जिससे कि क्या हुआ, हम लोग जहां जाने में जहां वर्षों लग जाता था, वहां आज हम लोग एक दिन में पहुंच जाते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब कह सकते हैं कि वह पदार्थ या वो चीज, ठीक है, या वो वस्तु जो आपके जीवन को सुखमय दे, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है संसाधन। प्रकृति में उपस्थित वे सभी पदार्थ जो हमारे जीवन की जरूरतें पूरी करते हैं अथवा हमें सुख सुविधा प्रदान करते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं, या वो संसाधन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आपको प्राचीन काल से ही पढ़ते याद होंगे कि नदियां बह रही है ना। प्राचीन काल से देख रहे होंगे, बहुत सारे वेदों पुराणों में पढ़ते होंगे, नदियां का नाम चला। मगर हम लोगों ने उनका पहले क्या उपयोग करते थे? बहुत उपयोग करते थे। क्या? पानी पीने में करते थे, थोड़ा मोड़ा कृषि के क्षेत्र में कर लेते थे पानी को। मगर हम लोगों ने उनको कुछ तकनीकी रूप से चेंज किया और हम लोगों ने उनको संसाधन के रूप में लिया, जबकि उनको हम सालों साल यूज करते हैं संसाधन के रूप में। कैसे? पहला तो पानी के रूप में तो करते ही करते हैं, पेयजल के रूप में। साथ ही साथ हम लोग कृषि के क्षेत्र में भी करते हैं, साथ में साथ हम लोग उनसे क्या करते हैं? विद्युत उत्पादन भी करते हैं। तो यह एक संसाधन हम लोगों ने उनको एक तकनीकी रूप से चेंज करके संसाधन के रूप में यूज किए। ठीक है बच्चों, देखिए संसाधन को उपयोगी बनाए जा सकने हेतु प्रमुख कितने कारक हैं? प्रमुख 3 कारक होने चाहिए। अगर ये 3 कारक होते हैं तो वो हमारे संसाधन के रूप में माने जाएंगे। पहला क्या है बच्चा? पहला है तकनीक। सबसे ज्यादा तकनीक का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है किसी भी चीज के लिए। किसी भी चीज को संसाधन के रूप में लेने के लिए हम लोग तकनीक का उपयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक स्वीकार्यता। वो आपके सभ्यता या आपके संस्कृति से जुड़ा होता है कि नहीं, वो आपके संस्कृति या सभ्यता में जुड़ा उनका होता है कि नहीं, ये भी देखना होता है। या आपके समाज में उनका कुछ मान सम्मान होता है कि नहीं, उनको मतलब क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये भी देखना होता है। कुछ वस्तु ऐसे होती है बच्चों जिसको कि हम लोग
हम अपने समाज में तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाकी अन्य समाज उनको एक्सेप्ट संसाधन के रूप में नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्थिक सामर्थ्य। आर्थिक सामर्थ्य भी होना जरूरी है। कैसे? जैसे आपको पता है कि हमारे बिहार में बहुत सा जगह पेट्रोलियम है, मगर हम लोग आर्थिक असमर्थता के कारण उनका उपयोग अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो कि मैं आपको आगे जब समझाऊंगा टॉपिक बाय टॉपिक, तो मैं उसको डिटेल से मैं उसको समझाऊंगा, और उसमें तकनीक का भी होना जरूरी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, संसाधन क्या छोटी मोटी वस्तु है? नहीं, संसाधन एक व्यापक है, व्यापक स्वरूप है। हम मानव भी एक संसाधन का ही एक रूप है। जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं, शिक्षक भी क्या है? एक संसाधन ही है। गायक, कवियत्री, ये सभी क्या है? एक संसाधन है आपके लिए। वो मेरे लिए भी संसाधन है, मैं आपके लिए संसाधन हूँ, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे एक डिलीवरी बॉय, अगर आपको खाना है, भूख लगा हुआ है, अगर आप कहीं होटल में जाने में असमर्थ है, ठीक है, अगर आप असमर्थ है तो आप कॉल के माध्यम से भी खाना मंगवा लेते हैं, जो कि एक हम जैसे लोग या आपके जैसे कोई भी आपके भाई होंगे, है ना, वो आपको खाना घर बैठे बैठे पहुंचा देते हैं। तो वो भी एक संसाधन का एक क्या है? रूप है। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने सबसे बहुत बड़े एक भूगोल के ज्ञानी, जो भी उनको कहिए भूगोलविद थे, उनका नाम था एक जीमरमैन। क्या नाम था उनका? जीमरमैन। उन्होंने एक अच्छी बात बोली थी। ठीक है, उन्होंने क्या बोले थे, संसाधन हुआ नहीं करते। उन्होंने कहा था संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं। ठीक है, संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं। कैसे बच्चों? जैसे देखिए, ये नदी, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बोला कि नदियां प्राचीन काल से बहती आ रही है, मगर क्या हम लोग इनसे कभी बिजली उत्पादन करते थे? प्राचीन कालों में नहीं करते थे। जिस तरह से हम लोग की आबादी बढ़ी, हमारी आवश्यकताओं का बढ़ावा हुआ, है ना, कहता ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ठीक है, तो हम लोगों ने आविष्कार किया कि जो नदी जो समुद्र में बर्बाद होती थी, हम लोगों ने उनको एक बांध बनाकर इन्होंने पानी को स्टोरेज किया, ये ना, और उससे क्या किया हम लोगों ने? स्टोरेज करने के बाद हम लोगों ने इसमें मत्स्य पालन स्टार्ट किया, कृषि के लिए पानी पीने के लिए, और साथ ही साथ हम लोगों ने इनसे जल विद्युत उत्पादन किया। तो जो पानी पहले बर्बाद होती थी, वो उसको हम लोगों ने अन्य कार्यों में करने लगे हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने अभी एक बात बोला था, सांस्कृतिक, है ना, सांस्कृतिक आपकी सभ्यता में होनी चाहिए, उनको मान्यता मिलनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर कि मैंने ये शब्द क्यों लिखा और मैंने आपको क्यों ये बताया। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारी जगह डैम बनता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा विरोध होता है, प्रदर्शन भी होता है, बहुत सारे लोगों की जानें भी चली जाती हैं इसमें। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग वो सांस्कृतिक वो चीज़ नहीं अपनाना चाहते हैं, क्योंकि इसके लिए उनको ये संसाधन तो अन्य लोगों को मिलेगा, साथ में उनको हानि होती है, जान माल की हानि होती है, उनके घर बार वहाँ से हटना पड़ जाता है। तो मैंने इसलिए लिखा था कि वहाँ सांस्कृतिक और उनकी सभ्यता में भी शामिल होना चाहिए। ये जो प्रमुख 3 कारक हम आपको बताए थे संसाधन को उपयोगी होने में। ठीक है, जैसे लौह अयस्क, आज हम लोग लौह अयस्क का एक तकनीकी परिवर्तन करके हम लोग लोहे से बनी बहुत सारी मशीनें बनाई हैं, जिससे कि आपके जीवन को सुखमय बना सके, आपको कम से कम कष्ट हो। ठीक है, जो पहले आप रेलगाड़ी से यात्रा किए होंगे या आपके घर में लौह अयस्क से बनी हुई बहुत सारी मशीनें तो जरूर होंगी, आपके घरों में बाइक होंगे, स्कूटी होंगे, तो वो जितने भी मशीनें होती है बच्चों, वो लौह अयस्क से बने होते हैं। तो ये प्राचीन काल से ही लौह अयस्क थे, मगर हम लोगों ने कहिए 18वीं सदी के स्टार्टिंग में हम लोगों ने लोहे
से हम लोगों ने मशीन बनाना स्टार्ट कर दिया और हम लोगों ने लोहे को महत्व को समझा। ठीक है बच्चों। तो पहले हम लोग तकनीक के अभाव में ये चीजें नहीं कर पाते थे। ठीक है, जैसे पहले महात्मा गांधी जी मशीन के सबसे बड़े विरोधी थे। उनका मानना था कि इससे क्या होगा, इससे जो गरीब लोग हैं उनका शोषण होगा और जहाँ जो लोगों को रोजगार मिलेगा वहाँ वो मशीन रोजगार वो छीन लेगा, जो कि उनका मानना भी सत्य था। मगर विकास के लिए ये भी एक जरूरी है। ठीक है, एक सिक्के के दो पहलू बच्चों। ठीक है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव भी है। अब वो आपको अब समझना, हमको समझना है कि कैसे इनका हम लोग इस्तेमाल करें कि जिससे कि हम लोग को भी नुकसान न हो और आर्थिक विकास तेजी से बढ़े। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण किया गया बच्चों। पहला आपका क्या है, उपलब्धता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हैं। उपलब्धता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार हैं, तो दो प्रकार हैं। पहला आपका क्या है, एक है आपका प्राकृतिक संसाधन जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको कि बनाने में मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हाँ, उनसे क्या हम लोग करते हैं, उनको कुछ तकनीकी रूप से चेंज करके उनका कुछ और इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे हवा को हम लोग ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं, ठंडा लगता है, अच्छा लगता है गर्मी के मौसम में। मगर हम लोगों ने उनसे क्या किया, एक पवन चक्की लगाकर हम लोग विद्युत उत्पादन करने लगे, है ना। तो ये उपलब्धता के आधार पर एक संसाधन है। चलिए हम लोग देखते हैं, डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं बच्चों। प्राकृतिक में उपस्थित पदार्थ एवं जलवायु, मौसम, वर्षा, धूप आदि जिनसे हमें अपनी आवश्यकता पूर्ति में सुविधा होती है। ठीक है, आवश्यकता पूर्ति में हम लोग को सुविधा होती है, जिसको कि हम लोग तकनीकी रूप से चेंज कर हम लोग उनका उपयोग करते हैं और अपने आवश्यकताओं को पूर्ति कर लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं जैसे वर्षा, धूप, ओस, कोयला, खनिज, जल इत्यादि। ये सभी जो है प्राकृतिक संसाधन है ना। क्या हम लोग वर्षा बनाते हैं? नहीं। धूप बनाते हैं? नहीं। ये जितने भी हैं जो प्राकृतिक में या प्राकृतिक पदार्थ देन है, उनका प्राकृतिक से हम लोग कुछ चेंज करके हम लोग उनका उपयोग करते हैं, तो वो संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सन, फॉरेस्ट, रॉक, मिनरल्स, एनिमल्स, एयर आदि, सॉइल, वाटर, वाइल आदि, ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपका मानवकृत संसाधन। मानवकृत संसाधन ये होता है बच्चों कि जिसको मानव के द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, जैसे आपका ओवरब्रिज, रेलवे लाइन, एरोप्लेन, ये सभी क्या है? ये सभी मानवकृत संसाधन है। अरे जो मानव के द्वारा बनाया गया है उसे हम लोग मानव संसाधन बोलेंगे, जो प्राकृतिक से है उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। ठीक है, ये शब्द सभी पकड़ने का कोशिश कीजिएगा। पहला आपका क्या है, सेकंड में आपका मानव के संसाधन में वे वस्तुएं, रचनाएं अथवा संसाधन जो मानवीय विकास एवं सुविधाओं को बढ़ावा देती है, मानवकृत संसाधन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, वो क्या कहलाते हैं? मानवकृत संसाधन कहलाते हैं। जैसे सड़क, कार, बैंक, भवन, आपका बंगला, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन, कुछ भी जो कि मानव के द्वारा बनाया गया है, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे मानवकृत संसाधन। ठीक है बच्चों, और ये मानव के जो संसाधन होते हैं बच्चों, इसमें सभी को समझना चाहिए कि हम लोग प्रकृति को ज़्यादा हानि न पहुंचाकर हम अपनी सुख सुविधा को प्रदान करें या उसको बनाए रखें। प्रकृति को भी बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मानव हो अपनी सुख सुविधा का ध्यान रखे। मेरा मानना है बच्चों, आप संसाधन का यूज कीजिए, ठीक है, बशर्ते
आप प्राकृतिक संसाधन को यूज जब या उपयोग कीजिए तो प्राकृतिक को ध्यान में रखकर, अपने पर्यावरण को ध्यान में रख कर कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो प्रकार में बांटा गया है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर पहला क्या है बच्चों, आपका जैविक संसाधन। क्या है? जैविक संसाधन। जैसे हम लोग पार्टी मनाते हैं, क्या करते हैं, समझ गए होंगे, मटन खाते होंगे, चिकन खाते होंगे, तो वो भी एक संसाधन ही है। तो हमारे वो जैविक संसाधन में आते हैं। आप डेली चाय बनाकर पीते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं? कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो गाय से है या भैंस से प्राप्त करते होंगे दूध, तभी तो चाय बनाकर सुबह सुबह अपना मूड फ्रेश करते होंगे। तो ये सभी जो आते हैं बच्चों, ये सभी जैविक संसाधन के रूप में आते हैं। जैसे देखिए, ऐसी सजीव वस्तुएं, निर्जीव की यहाँ बात नहीं की जा रही है, ठीक है, जैविक जो भी होगा बच्चों वो सजीव ही होगा। ठीक है, ऐसी सजीव वस्तुएं जो मानव जीवन हेतु उपयोगी हो, जैव या जैविक संसाधन कहे जाते हैं। जैसे पेड़ पौधा। अब कहिएगा सर पेड़ पौधा भी सजीव है? बिल्कुल सजीव है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि पेड़ पौधा भी लिविंग थिंग्स है, उनको भी हवा चाहिए, उनको भी पानी चाहिए, उनको भी खाना चाहिए, वो भी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, गाय भैंस, मुर्गा, बकरी, मछली एवं स्वयं मानव इत्यादि, ये सभी कहाँ आते हैं? ये सभी जैविक संसाधन के रूप में आते हैं। बशर्ते हम लोग जो मानव का लिखे हैं बच्चों, स्वयं का मानव, यहाँ कहने का मतलब है, जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था, आपके घर पे जो डिलीवरी बॉय खाना पहुँचाते हैं तो वो भी एक संसाधन ही है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि वे सभी सजीव वस्तु ठीक है, जो मानव जीवन को क्या करते हैं, हेतु उपयोगी हो, और वो उनको आसान बनाते हैं या सुखमय जीवन देते हैं। ठीक है, जैसे आपका मछली है, पेड़ पौधा, जानवर है, मुर्गा मुर्गी, जो भी कहिए आप, बकरी आदि, जो आपको न्यू ईयर जो न्यू ईयर आप मनाते होंगे, बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी जो भी करते होंगे, तो आपका यही आप इनको संसाधन के रूप में लेते होंगे इन दोनों को। चलिए नेक्स्ट आपका जैव या अजैविक संसाधन। पर्यावरण में उपस्थित यहां देखिए, पर्यावरण में उपस्थित निर्जीव वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी हो, वो अजैव या अजैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपका पत्थर, बालू, पानी, टेम्परेचर, मिनरल्स, लाइट आदि। बच्चों आप सॉइल कहिए, स्टोन बोलिए, ये सभी अजैविक संसाधन के रूप में आते हैं। ठीक है, मिट्टी, जहां आप रहते होंगे, अपनी ज़रूरतों की लगभग 90 से 95% जो उपयोगी चीज़ है, आप यहीं से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अजैविक संसाधन के रूप में आते हैं, क्योंकि ये निर्जीव है। पानी, पत्थर, जो आप घर उड़ बनाते होंगे, तो आप या ईंटा कहिए, ये सभी अजैविक संसाधन के रूप में आते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपका है पुनः प्राप्ति के आधार पर भी संसाधन को दो प्रकार या दो भेद उनके होते हैं, या उनके दो प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला आपका क्या है, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब होता है बच्चों, जो कि हाल फिलहाल बना हो या ये बनते रहता होगा। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। जैसे आप ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि को देखते होंगे, तो ये सभी नवीकरणीय संसाधन होते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है,
आइए देखते हैं, हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। ऐसे संसाधन जिनका खत्म हो जाना असंभव सा ही हो, ठीक है, असंभव सा ही हो, जो हमेशा बने रहेंगे, वो क्या कहलाएंगे? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सूरज, क्या वो खत्म होने वाले हैं? अगर खत्म होंगे भी तो इतना उनको टाइम लगेगा खत्म होने में, जहां समझिए कि हम लोग सोच पाना भी मुश्किल अभी है। भले वैज्ञानिक ने कहा इतने अरब के बाद सूरज खत्म हो जाएगी, अब उतने अरब तक कौन रहेगा? हम तो नहीं रहेंगे, रहेगा? कोई भी जानवर हो जिसका जन्म हुआ है उसको मृत्यु होना तय है, तो ये एक अनुमानित है। ठीक है, तो उसी प्रकार, मगर हाँ इतना दिन रह सकता है कि हम लोग कह सकते हैं कि ये नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट है आपका अथवा। ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक अथवा रासायनिक अभिक्रिया प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः, ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत, वन एवं वन्य प्राणी, ज्वारीय ऊर्जा इत्यादि। ठीक है बच्चों, जैसे वन अगर चाहिएगा तो ये कभी समाप्त नहीं होगा आपका। ठीक है, अगर वन कभी समाप्त होने वाला नहीं है। आप एक पेड़ काटिए 10 पेड़ लगाइए। उसी तरह वन्य प्राणी भी है, वन्य प्राणी के भी बच्चे रिप्रोडक्शन होते रहते हैं, ये भी खत्म नहीं होने वाले हैं। हाँ, विलुप्त हो जाते हैं, विलुप्त किसी एक क्षेत्र में हो जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि ये पूरे विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, विलुप्त नहीं होते हैं। जैसे भारत में चीता विलुप्त हो गया, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये खत्म हो गया। अन्य देशों में है तो हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से मंगाया भारत में। ठीक है, तो ये सभी क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, यह पुनः प्राप्त किया जा सकता है रिप्रोडक्शन के द्वारा। ठीक है, जैसे जल भी खत्म होने वाला नहीं है। अरे भाई, जल कैसे खत्म हो जाएगा? सोचिए आप, अगर जल कहते हैं कि जल खत्म हो जाएगी तो ये फिर ये क्या होता है? वापस वर्षा के रूप में हम लोग को तो मिल ही जाता है, मिलता है ना। जब ये ताल से समुद्र का गाना के माध्यम से, समझिए, जब आपसे कोई गाना के माध्यम से आपसे पूछे, होता ना गाना, ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, और सागर मिले कौन सा जल में कोई जाने ना, तब उनको बताइए, या फिर हमको वापस के रूप में मिलता है वर्षा के रूप में वापस। जब ये समुद्र से वाष्प क्यों बनता है और उड़ता है, बादल बनकर फिर ये कहाँ मिलता है? हम लोग को बारिश के रूप में मिलता है। ठीक है, विद्युत, जो जल विद्युत है, ये भी हम लोग को कभी समाप्त नहीं होने वाला है। कोयला से प्राप्त करेंगे, यूरेनियम से प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये सभी नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट आपका अनवीकरणीय संसाधन। नाम में से देख लीजिए, अनवीकरणीय संसाधन, जिसको कि अगर एक बार हम उपयोग कर ले तो फिर उनको हम लोग दोबारा उपयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नाम से देख लीजिए, जैसे कोयला, आपका पेट्रोलियम आदि, ये सभी चीज़ें जो है बच्चों, अगर एक बार इनको यूज कर लीजिएगा तो आप इनको दोबारा प्राप्त नहीं कीजिएगा। इसलिए कहा जाता है कि कोयला या जो प्राकृतिक खनिज है वो समाप्त कभी ना कभी हो जाएंगे। आज नहीं, 10 साल के बाद, 100 साल के बाद, या मतलब 200 साल के बाद ये कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय संसाधन के रूप में देखते हैं। ठीक है, आइए डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं और अच्छे तरीके से। ऐसे संसाधन जो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, ठीक है, जो कभी ना कभी क्या हो जाएंगे? ये खत्म ही हो जाएंगे, जिनका संरक्षण आवश्यक हो और नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं।
ठीक है, सबसे बेस्ट अगर एग्जाम्पल आपसे पूछे कोई सबसे बेस्ट, तो आप बोलिएगा ऑयल, पेट्रोलियम, गैस, ये सभी आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज जैसे संसाधन जिनका विकास लंबी अवधि में एक जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। ठीक है, एवं एक बार खत्म हो जाने पर इनका पुनर्निर्माण निकट भविष्य में संभव न हो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन बनने के लिए बच्चों लगभग इनमें लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। इसलिए हम लोग इनको कोयला को, तेल को या पेट्रोलियम कहिए, गैस कहिए, इसलिए हम लोग इनको अनवीकरणीय संसाधन के रूप में देखते हैं। ठीक है, जैसे धातु, अधातु, कोयला, पेट्रोलियम आदि ये सभी अनवीकरणीय संसाधन है। ऐसा नहीं है कि आज हम पेड़ को मान के चले पेड़ गिर गया, पेड़ जो भी बना होगा जीवाश्म ईंधन किसी न किसी चीज़ तो बना ही होगा। हो सकता है उसमें मानव हो, जानवर का अथी हो या पेड़ पौधा दवा हो, उसी से बनता है आपका। ठीक है, जो आपको बना है कोयला, पेट्रोलियम आदि जो भी, तो क्या ये 10 साल 15 साल के अंदर बन चुका है? नहीं, ये लाखों वर्ष इनको बनने में लगता है। और आपको पता है कि लाखों वर्ष आपके पास टाइम नहीं है। अरे आपके पास तो 1 घंटा तो टाइम ही नहीं है, तो लाखों वर्ष तो मानिए। चलिए वो सब बात छोड़िए, चैप्टर पर आइए, सबसे अच्छा रहेगा। चलिए, आपका एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, एक है आपका नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन एनर्जी, जैसे आपका हाइड्रो पावर है ना, जियोथर्मल, बायोगैस, विंड आदि। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर, ऑयल, कोल, नेचुरल गैस आदि। ठीक है, इनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं और इनको एक बार यूज कर लीजिएगा तो दोबारा ये मिलने वाले नहीं है। जैसे कि आपका समय, अगर एक बार अगर वो समय खत्म हो गई तो फिर आपका वापस आने वाला नहीं है। ठीक है, तब चलिए नेक्स्ट आपका है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने उत्पत्ति के आधार पर देखा, स्रोत के आधार पर देखा, अब हम लोग देख रहे हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया बच्चों। पहला आपका है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत कहने का मतलब ये होता है बच्चों कि किसी खास व्यक्ति का वो सामान हो। उसमें हो सकता है आपका ही भाई हो, ठीक है, और आपके भाई एक मोबाइल लिए हैं, तो वो उनका व्यक्तिगत संसाधन है, वो आपका नहीं है। आप एक घर में होते हुए भी या एक दूसरे के भाई होते हुए भी, व्यक्तिगत कहने का मतलब ये होता है बच्चों किसी एक खास पर्सन का। ठीक है, जैसे आपके पापा का घर आपके चाचा का वो नहीं हो सकता है या अंकल का, मगर माँ का प्यार तो सभी के लिए है। ठीक है, वो व्यक्तिगत नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे देखिए, या निजी संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका स्वामित्व किसी व्यक्ति के निजी हाथों में हो। समझ रहे हैं, किसी के निजी हाथ में हो। जैसे आप ही का मोबाइल वो आप ही का है, आपके भाई का, आपकी बहन का नहीं हो सकता। हाँ, देखने के लिए कर सकते हैं यूज, मगर आप अपना अधिकार जमाए रखिएगा कि यह मेरा ही है। वो क्या कहलाते हैं? निजी संसाधन कहलाते हैं। जैसे फोन, टीवी, खेत, जमीन, घर आदि, ये सभी क्या होते हैं? व्यक्तिगत संसाधन होते हैं या निजी संसाधन होते हैं। ये इन पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता है। ठीक है, आपके अलावा नेक्स्ट आपका है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन वो संसाधन होते हैं बच्चों कि जो कि किसी एक खास पर्सन का ना होकर वो पूरे गांव समाज का हो। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? सामुदायिक संसाधन। जैसे मंदिर, सामुदायिक भवन जो आपके गांवों में होता है,
ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? सामुदायिक संसाधन होते हैं। इस देखिए, वैसे संसाधन जिनका स्वामित्व किसी विशेष समुदाय, परिवार समूह अथवा संपूर्ण समाज के पास हो, ठीक है, वो क्या होते हैं? सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपका बाजार, सामुदायिक भवन, चौपाल, विद्यालय, पर्यटन स्थल इत्यादि, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी होते हैं सामुदायिक संसाधन। आप नाम से पकड़िए, समूह, है ना, ये पूरे समूह का होता है, पूरा समूह का, जो आसपास एरिया में लोग रहते हैं। जहां आप अपने गांव में, समाज में रहते होंगे, आप देखते होंगे कि एक सामुदायिक भवन होता है हर गांव में, और वहां बहुत सारे बैठकें होती हैं। अगर गांव में कोई समस्या भी आती है तो वहीं बैठकर क्या होते हैं? पूरे गांव की समस्याओं को सुना जाता है, मुखिया के द्वारा, पंचायत के द्वारा या पंचायत समिति के द्वारा, है ना। चलिए नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय समझ ही गए होंगे, राष्ट्रीय मतलब किसी एक राष्ट्र का, सब जो कुछ भी वस्तु हो, जैसे सड़क हो, रेल लाइन हो, हवाई अड्डा हो आदि, ये सभी क्या होते हैं? वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। चलिए, वैसा संसाधन जिन पर किसी राज्य या किसी देश का स्वामित्व हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल फॉर में अगर आप समझना चाहते हैं कि राज्य और देश का मैंने जिक्र किया, तो रेलवे लाइन को देखिए, तो वो क्या होता है? वो राष्ट्रीय संपत्ति होती है। मगर वही जब आप किसी पर्यटन स्थल को देखिएगा किसी राज्य में, या पार्क को देखिएगा, तो वो राष्ट्रीय संपत्ति तो है, मगर वो राजकीय संपत्ति है। वो आपका पार्क हो गया, राष्ट्रीय संसाधन वो कहलाते हैं, ठीक है। जैसे सड़कें, रेल लाइन, नदियां, पहाड़, सरकारी कारखाने, सरकारी विभागों, जमीन, तटों के पास 12 समुद्री मील, ठीक है, जो 22.2 किलोमीटर से लेकर 200 समुद्री मील यानी 370.3 किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन भी राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। इस बात को देखिए, आपको पता है कि जो भारत के आसपास में हिंद महासागर जो है, या अरब की खाड़ी है, ये सभी आपको पता होगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो आप देख रहे होंगे, ये 12 जो देखते होंगे, ये एरिया देखिएगा, आपको दिखेगा नहीं एक्चुअली, क्या समुद्र में थोड़ी रेखा वो दिखेगा, मगर माना गया है काल्पनिक रेखाएं जो है, मानते हम लोग है, उसी से देखा गया है क्या कि जो 12 समुद्री मील से लगभग इतना दूर तक, या तो कहिए 200 समुद्री मील तक जितनी भी संपत्ति होगी, इसमें खनिज होगा, मछली पालन होगा, ये किसी एक देश का होगा, राष्ट्रीय संपत्ति होगा। इसमें कोई भी अदर देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस 200 किलोमीटर में, नहीं सॉरी 200 समुद्री मील में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, मगर जैसे ही इनसे हम क्रॉस करेंगे 1 किलोमीटर भी, तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनना स्टार्ट हो जाता है। वो पूरे विश्व के देश आप पे दबाव बनाना स्टार्ट कर दिए कि आपने ये गलत किए, ठीक है। तो आप देखते होंगे, कभी कभी सुनते होंगे कि कभी कभी भारतीय मछुआरों को श्रीलंका के सैनिक ने पकड़ लिया, तो वो उनसे गलती हो जाती है, ठीक है। तो वो जब भी इस लाइन को क्रॉस करते हैं, तो वो दूसरे देश के जो आसपास के एरिया के जो अपने दूसरे, जैसे हमारे पड़ोसी देश कौन है, श्रीलंका है, तो वो ज़्यादातर वो वही करीब है हम लोगों से, तो उनके सैनिक क्या करते हैं, उनको पकड़ लेते हैं कि कहीं वो मेरे देश में जासूस करने तो आए नहीं है, जासूसी करने के लिए, तो ऐसा होता नहीं एक्चुअली, ठीक है। इसलिए राष्ट्रीय संपत्ति समझ गए कि समुद्र में भी हम लोग का है एक राष्ट्रीय संपत्ति, जैसे देश में तो है ही, समुद्र में भी है। नेक्स्ट आपका है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या बच्चों? अंतरराष्ट्रीय यानी देश के बाहर, ठीक है, पूरे विश्व। वैसा संसाधन जिन पर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का स्वामित्व होता है, वे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे तटरेखा से 200 समुद्री मील के बाद महासागरीय जल क्षेत्र
आदि, जो कि मैंने अभी भी क्लियर किया कि 200 किलोमीटर के बाद 200 समुद्री मील के बाद जब भी आप क्रॉस कीजिएगा तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट आपका विकास के स्तर के आधार पर क्या है, विकास के स्तर पर नेक्स्ट आपका है साम्य संसाधन। क्या आपका साम्य संसाधन। साम्य संसाधन वैसे संसाधन होते हैं बच्चों जो कि हमको पता है कि इस एरिया में या इस क्षेत्र में कुछ ऐसा चीज है कि जो हमारे लिए उपयोगी है, मगर कुछ कारण से, कुछ तकनीकी से या कुछ आर्थिक सहायता नहीं मिलने के कारण हम लोग उनका उपयोग अभी तक नहीं कर पाए हैं। ठीक है, संभावना देख रहे हैं ना, साम्य संभावना मिलता जुलता सब देखिए है। जैसे अभी हम लोग के देश पाकिस्तान के सब पड़ोसी देश है या हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान, वहाँ बोला जाता है कि वहाँ बहुत सारे खनिज है, मगर वहाँ तकनीक की कमी है, उनके पास आर्थिक स्थिति इतना मजबूत नहीं है वो उनको निकाल कर यूज कर सके। उन्होंने बहुत सारे देशों को बुलाया, क्यों बुलाया कि आइए आप हमारे देश में अपनी तकनीक को लेकर आइए, अपने पैसा को लेकर आइए, और यहाँ से जो भी निकलता है खनिज, जो भी प्रॉफिट आपका होगा उसका आधा हम रखेंगे, आधा आप रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से समझिए साम्य या संभावना। देखिए क्या है, वर्ड से ही पकड़िएगा। आइए देखते हैं, वैसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद रहते हैं, ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में वो मौजूद तो है, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। ये भी एक बात है कि जिनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है पर भविष्य में उनके उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, साम्य संसाधन कहते हैं, या वैसे चीजें साम्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे भारत में ही आइए, मैंने तो अंतर्राष्ट्रीय की बात बता दिया, मैं आपको भारत का ही बताता हूँ। भारत में कई स्थानों पर ऐसे संसाधन के प्राप्ति की संभावना है, जैसे असम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान का पेट्रोलियम एवं अरुणाचल प्रदेश का खनिज इत्यादि। यहाँ संसाधन तो है मगर हम लोगों ने इनका उपयोग अभी तक नहीं किया है। और मैं आपको अभी जस्ट ही बताता हूँ कि जम्मू कश्मीर में भी लिथियम मिला है, जो कि अरे भाई हम लोग बहुत दिन से यूज कर रहे हैं, बहुत सारे तकनीक से हम लोगों ने बहुत जगह तेल को निकाला, मगर वहाँ संभावना थी, मगर अब जाकर वो मिला है। ठीक है, तो वैसे ही बहुत सारे जगहों पे पेट्रोलियम तो है मगर हम लोगों ने अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। रीजन तकनीक, सांस्कृतिक, और नेक्स्ट है आपका आर्थिक स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विकसित संसाधन या ज्ञात संसाधन, जो कि विकास कर चुका है, जो हम लोग को मिल चुका है। ऐसे संसाधन जिनकी खोज पहले किया जा चुका हो एवं उपयोग में भी पहले से किया जाता हो, उसे हम लोग ज्ञात संसाधन कहते हैं। वह वैसे संसाधन ज्ञात संसाधन कहलाते हैं। जैसे ललमटिया का कोयला, कोडरमा का अभ्रक, पश्चिमी तटों का पेट्रोलियम इत्यादि हम लोग उपयोग कर रहे हैं और संभावना की जाती है कि और मिलेगा, है ना, मिल तो चुका ही है, हम लोग यूज भी कर रहे हैं, मगर और आसपास इलाकों में वो है। ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं, साम्य और विकसित संसाधन या ज्ञात संसाधन। नेक्स्ट आपका है भंडारी संसाधन, जो कि एक भंडार के रूप में है, हम लोग जानते हैं, उनको पहचान भी हो चुका है। ऐसे संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध तो हो पर उनको उपयोग में लाने की तकनीक का विकास हो ही रहा हो, वो भंडारी संसाधन कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, जिसको सही ढंग से उपयोग में लाने की तकनीक विकसित हो ही रही है भारत में।
ठीक है। और हाइड्रोजन को बच्चों भविष्य का ऊर्जा भी कहा जाता है। जब कोयले समाप्त हो जाएंगे, तेल आपके समाप्त हो जाएंगे, तो बहुत सारी गाड़ियों को हम लोग हाइड्रोजन के माध्यम से ही चलाने का प्रोग्राम चल रहा है। और हमारे देश के परिवहन मंत्रालय ने भी बहुत सारे कंपनियों को बता दिया है कि आने वाले भविष्य में हो सकता है कि पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी को बैन कर दिया जाएगा। इसलिए आप ऐसे तकनीक बनाइए जिससे कि हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी हो सके, ठीक है। और इससे पोल्यूशन भी कम होता है और चलना भी स्टार्ट हो चुका है। भारत की बहुत सारी कंपनी इस पे काम करना स्टार्ट कर चुकी है, ठीक है। समझ गए आप? साम्य संसाधन समझ गए, ज्ञात संसाधन समझ गए, और ये आपका भंडारी संसाधन, ठीक है। नेक्स्ट आपका, चलिए नेक्स्ट आपका है संचित संसाधन। क्या बच्चों आपका? संचित संसाधन ऐसे संसाधन जिनका उपयोग करने की तकनीक पता तो हो, परंतु सस्ती तकनीक के अभाव में उपयोग कहीं न कहीं रुका हुआ है। जैसे अमेरिका का पेट्रोलियम भंडार हाइड्रोजन संचित एवं भंडारित दोनों संसाधन कहा जाएगा, क्योंकि हम लोग को ये मिल भी चुका है, मगर तकनीक के कमी के कारण हम लोग इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा संसाधन। चलिए, ये है आपका संसाधन जो प्रकार है। मैंने आपको पहले बताया था, आपको एक प्राकृतिक संसाधन होते हैं तो एक मानवीय संसाधन होते हैं। मैंने प्राकृतिक संसाधन में बताया क्या क्या होते हैं। एक नवीकरणीय संसाधन होते हैं, एक अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? ये प्राकृतिक ही संसाधन होते हैं। मानवीय संसाधन वो क्या होते हैं? जो कि मानव के द्वारा संरचनाएं या संस्थाएं होती है। नेक्स्ट आपका जिसको पुनः चक्र, जैसे धातु को भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं बच्चों, कुछ में नवीकरणीय में तो कर ही सकते हैं ना, पुनः प्राप्त। तो इस तरह से हम लोगों ने संसाधनों का वर्गीकरण को समझा, है ना। 2 मिनट 1 सेकेंड 20 सेकेंड का आपका समय लेते हैं। हम लोगों ने क्या समझा? संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन का स्वरूप हम लोगों ने समझा, संसाधन का प्रकार समझा, स्वामित्व के आधार पर समझा, उत्पत्ति के आधार पर समझा, उपलब्धि के आधार पर समझा, विकास के आधार पर समझा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने संसाधन को आधे चैप्टर को हम लोगों ने अच्छी तरीका से समझ लिया, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर का दूसरा भाग लेकर, ठीक है बच्चों। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।